नमस्कार। उदय इंडिया के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मीमांशा अग्रवाल। हम सभी जानते हैं कि बच्चों में भगवान का वास होता है। बच्चों की मुस्कान को देखकर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके चेहरे पर मुस्कान ना आए। बच्चों के आने से परिवार में खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। भाग दौड़ भरे जीवन में परिवार की खुशियां उनके बच्चों से ही हैं। बच्चों से बात कर माता पिता, दादा दादी, सबका बचपन वापस लौट आता है। तो आइए हम इन मासूम बच्चों के स्वास्थ्य पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नौमिता गुप्ता, जो बत्रा हॉस्पिटल में एचओडी हैं। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी मैम, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आप हमें बताइए कि शिशु के जन्म के वक्त हमें क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आजकल जैसे आप सबको पता है कि जन्म के वक्त बल्कि जो हमारी तकलीफें और टेस्ट हैं वो सब जन्म हो एक्चुअली होने से पहले ही शुरू करी जाती हैं, जिसको हम ठीक से एंटीनेटल चेकअप कहते हैं। अब इस एंटीनेटल चेकअप में हर जो गायनिक ऑब्स्टेट्रिक्स की डॉक्टर होती हैं वो होने वाली माँ से ये पूछती है कि फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज तो नहीं, कोई बीमारियां तो नहीं, किसी और बच्चे को कोई पैदाइशी और कोई तकलीफ तो नहीं थी। तो उससे शुरुआत होती है कि अगर कोई फैमिली हिस्ट्री आपको मिलती है कि कोई ऐसे बीमारियां होती हैं, तो उस हिसाब से हमारे चेकअप सब एंटीनेटल के ही स्टेज से शुरू होते हैं। चाहे वो ठीक से टाइमली अल्ट्रासाउंड हो या वो ब्लड टेस्ट हो या डिपेंडिंग ऑन कि क्या कंडीशन है उस हिसाब से। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल कि जैसे मम्मी को अगर डायबिटीज है या माँ जो होने वाली माँ है उसको जी। अगर जेस्टेशनल मतलब प्रेगनेंसी की डायबिटीज है, तो उस हिसाब से बच्चे का वेट, साइज, पेट में पानी तो नहीं, फेफड़े में पानी तो नहीं, ये सब चीजें हम देखते हैं। इसके जी। अलावा मानो कई बार आपके पास कोई प्रॉब्लम की हिस्ट्री वगैरह नहीं है, उसके बावजूद आप जब रूटीन अल्ट्रासाउंड्स करते हैं तो उसमें हम बहुत आजकल प्रॉब्लम्स पिकअप करते हैं, जिसके लिए हम लोग डिलीवरी के टाइम पे तैयार रहते हैं। कई चीजें होती हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, जैसे कोई हार्ट की प्रॉब्लम्स। जैसे अगर आप तुरंत पैदा होते ही ऐसे बच्चों को जैसे पिकअप कर लिया कि कोई ऐसी हार्ट की प्रॉब्लम है जिसमें तुरंत बच्चे को कार्डियक इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत है, तो आप उसकी तैयारी के साथ रहो। आपके साथ ऐसी जी। जगह पे आप डिलीवरी करो जहां पर ये हार्ट के फैसिलिटीज हो, सर्जरी हो, ताकि हमारा बच्चा शिशु बच सके और ठीक हो सके। और कई ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे किडनी की मतलब साइज बड़ा हो या पानी का सिस्टम बड़ा हो, फिर आपको पता है। तो एक तो जब बच्चा माँ को एक तरह से पहले से बताया जाता है, फैमिली भी रेडी होती है और हम लोग भी रेडी होते हैं कि एकदम एक शॉक नहीं होता, चाहे वो फैमिली को या डॉक्टर को, कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। और उसी हिसाब से जो भी एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम हो, उसी हिसाब से हम लोग भी डिलीवरी के टाइम, हॉस्पिटल केयर के टाइम वो फैसिलिटीज के साथ तैयार रहते हैं। जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर नौमिता गुप्ता का कहना है कि जन्म के वक्त सावधानियां हम तभी बरत सकते हैं जब हम पहले से तैयार हों। तकनीक अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम पहले से ही टेस्ट अगर कंडक्ट करें, टेस्ट कराएं, तो हमें पता लग सकता है बच्चे के साथ क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं और उसके लिए पहले से तैयार रह सकते हैं। मैम, आपके ये दूसरा सवाल यह है कि अधिकतम रोगों से बचने के लिए टीकाकरण की व्यवस्था उपलब्ध है, परंतु फिर भी हमारे समाज के कुछ लोग टीकाकरण में लापरवाही बरतते हैं। ऐसे वर्ग को जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। मैडम, आप कृपया करके टीकाकरण के महत्व पर प्रकाश डालें। टीकाकरण तो एक तरह से अब हमको, जैसे हम रोज खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, एक तरह से टीकाकरण तो इसी तरह से रूटीन बहुत हद तक हो चुका है। अब तो ये है कि जहां पर भी डिलीवरी होती है, पहले 24 घंटे में बच्चा पहला डोज के बिना घर नहीं भेजा जाता। और ये चीज अब खाली बड़े शहरों में नहीं, छोटे गांवों में भी बहुत इम्पोर्टेंटली हो चुका है। और
ये जैसे डिस्चार्ज जब भी जहाँ डिलीवरी होती है, एक टीके का कार्ड दिया जाता है जिसमें समझा डेट लिखी जाती है, महत्व लिखे जाते हैं, कौन से टीके लगने हैं, वो सब लिखे जी, जाते हैं। तो ये एक तरह से बहुत हद तक आजकल हो गया है। 100% तो नहीं कहूंगी, पर एटलीस्ट 80 to 90% कवरेज हमारा टीकेकरण का बर्थ से जो होता है वो बहुत इम्प्रूव हो गया है। और ये इसलिए हुआ है कि हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स बहुत एक्टिव हो गए हैं। हमारे जी, जो छोटे सेंटर्स हैं, जो ग्रामीण में जो हमारे संस्थाएं हैं, जो पीएचसीज हैं, वो सब जागरूक हो गए हैं कि टीकाकरण कितना इम्पोर्टेंट है। इसी के वजह से, इसके अलावा जो टीवी पे एडवर्टिजमेंट्स आते रहते हैं, मानो ये पल्स पोलियो के प्रोग्राम्स है, उसके 4 दिन पहले एडवर्टिजमेंट्स आते हैं, अब अपने बच्चे को 2 बूंद पिलाइए। इसी तरह से एडवर्टिजमेंट्स और वर्ड वर्ड टू माउथ, एक आदमी जी, एक के घर में एक सीनियर जेठानी देवरानी को बोलेगी, देवरानी अपनी भाभी को बोलेगी। इस तरह से भी हमारा टीकाकरण का एडवर्टिजमेंट हो रहा है और बहुत हद जी, तक अच्छा हो रहा है। जी। डॉक्टर साहब, आजकल बच्चों में कई तरह की आनुवांशिक बीमारियां देखी जा रही हैं। इसका क्या समाधान है? किस तरह की बीमारियां आप कह पूछना चाहते आनुवांशिक, आई एम टॉकिंग अबाउट जेनेटिक डिजीजेस। जेनेटिक? देखिए, जी। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, वेदर इट इज नाउ और इट इज प्रीवियसली, हुँ, जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो अगर फैमिली में है, वो तो चांसेस हैं, वो तो स्प्रेड हो गए ही होंगे। अब हुँ, डिफरेंस ये है कि हमारे जो पहले के जनरेशन थे, उनको ये जेनेटिक डिसऑर्डर क्या था, ये किसी को हुँ, पता नहीं चला। बच्चा तो दिमाग उसका ठीक नहीं चला, वो पढ़ा नहीं, बोला नहीं, बैठा नहीं, और उसी में खत्म हो गया। तो जी, इसीलिए हो सकता है कि हमारे प्रीवियस जनरेशन्स को एक्चुअली पता ही नहीं चला कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर था और क्या था वो डिसऑर्डर, राइट? अब क्योंकि साइंस इतनी प्रोग्रेस करी है, जी, अब ऐसी जब हमारे पास हिस्ट्री मिलती है, तब ये हिस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो एंटीनेटल पीरियड में जैसे जो हिस्ट्री बताते हैं कि हमारे घर में एक ऐसा बच्चा था जो बैठा नहीं था, बोला नहीं था, तो उस हिसाब से वो जो एंटीनेटल पीरियड के बारे में मैंने आपको बताया, ये जी, टाइम हम यूज करते हैं कि कई कई चीजें हम जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं जब बच्चा माँ के पेट में हो, चाहे वो उसका एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के या विलिस प्लेसेंटा से सैंपल करके जेनेटिक टेस्टिंग होती है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि जेनेटिक बीमारियां कम हुई हैं, पर जेनेटिक बीमारियां की अवेयरनेस बढ़ी है, अवेयरनेस। टेस्टिंग बढ़ी है, और डायग्नोसिस बढ़ा है, जो पहले हम मिस करते थे। जी। तो इस सवाल का ये निचोड़ निकला है कि अगर हमें आनुवांशिक बीमारियों का अंदाज़ा लगाना है, तो यह बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के जन्म से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने डॉक्टर को अपने परिवार की हिस्ट्री के बारे में, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में ज़रूर बताएँ, क्योंकि उसी से ही उन्हें एक अंदाज़ा लग पाएगा कि किन-किन बातों पर और ध्यान देना है। वो आपको अपने डॉक्टर को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, आजकल बच्चों में बहुत जल्दी-जल्दी बीमार पड़ने की दिक्कत सामने आ रही है। उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन-ब-दिन कम होती जा रही है। इस समस्या से कैसे निजात पाया जाए? ये जो इम्यूनिटी जिसको कह रहे हैं आप, या रोज जी, रोज बीमार पड़ना, ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल में हम लोग का थोड़ा, जैसे मैंने कहा कि एनवायरमेंटल की फैक्टर्स हैं, कि पोल्यूशन हमारी कितनी बढ़ गई है। पहले हम लोग गाड़ी खुले पैदल चलते थे, आराम से एक्सरसाइजेस बहुत होती थी, बाहर जी, का खाना कम से कम खाते थे। ठीक है, आजकल घर के खाने, हफ्ते में एक बार घर का खाना होता है बच्चों के लिए, बाकी 5-6 दिन बाहर का खाना होता है। अब बाहर के खाने के क्वालिटी में आप इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, डायरिया के हाइजीन। होंगे, आपकी न्यूट्रिशन के पे इफेक्ट पड़ेगा, जी, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसी चीजें जैसे हैबिट्स हैं नॉर्मल, जो खाने पीने की, साफ से खाना, साफ से अच्छी एक्सरसाइज। आजकल आप ही बोलिए, अगर आपको 2 कदम बगल के कॉलोनी में जाना है, आप कैसे जाएंगी?
आप पैदल जाएंगी कि गाड़ी में बैठ के जाएंगी? 99% है आप गाड़ी से जाएंगी, आप पैदल जी, से नहीं जाएंगे। जी, ठीक है, तो आपकी जो नॉर्मल एक्सरसाइज है वो तो हो गई जीरो, ज़ीरो। राइट? जी, और इसके अलावा जो 1%, जो 99% खाली इसलिए नहीं कि वो गाड़ी है उनके पास, दूसरा ये है कि हमारे रास्ते ठीक नहीं है, हमारा पोल्यूशन इतना है, हमारा धुआं इतना हो रहा है आसपास, तो डर के मारे कि कोई मार के ना जाए तो आप गाड़ी में भी जाते हैं। तो इन सब जी, चीजें, चाहे वो आपके फायदे के लिए हो या आप अपने पोल्यूशन से बचाने के लिए पैदल ना जा रहे हो, और आपकी एक्सरसाइज तो जीरो हुई। जी, ठीक है, तो आपकी जो गुड हैबिट थी वो तो एक हैबिट कम हुई। तो ये सब चीजें जो हमारी एनवायरमेंटल, आजकल जो हम लोग सिचुएशन में आ रहे हैं, चाहे वो खाने का हो, पीने का हो, इन सब चीजों से डेफिनेटली जो रिकरेंट जुकाम खांसी, एक तो अस्थमा जैसे हो सकता है, क्योंकि इतने पोल्यूटेंट्स, इतनी एनवायरमेंटल पोल्यूशन के वजह से अस्थमा बढ़ रहे हैं, एलर्जीज बढ़ रहे हैं। इसके वजह से हर माँ सोचती है कि मेरे बच्चे का इम्यूनिटी कम हो रहा है। दिस इज इंटर रिलेटेड, इम्यूनिटी एंड रिकरेंट इन्फेक्शंस एक दूसरे से कोरिलेट है। पर जुड़े हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक या कॉन्जेनाइटल के अलावा, जेनेटिक फैक्टर के अलावा ये एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत जरूरी फैक्टर है। जी। तो मैम का इस वक़्त ये ज़ोर था कि जो हमारी ये बीमारियाँ हैं, जो हम बार-बार बच्चे पकड़ लेते हैं, इसका कारण एक तो हाइजीन हो सकती है और दूसरा आजकल के भागदौड़ भरे जीवन में हमारे बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसके वजह से भी बच्चे सफ़र कर रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी कम हो रही है। मैम कुछ बच्चों में जन्म के साथ ही जॉन्डिस की समस्या देखी जाती है। ये क्यों होता है? इसका क्या सॉल्यूशन है? जॉन्डिस जो होता है वो दो टाइप का होता है जब बच्चे पैदा होते हैं, एक तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है और पैथोलॉजिकल। जो अच्छा, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, हर बच्चे में जॉन्डिस होता है, वो इसलिए होता है कि जो बच्चे के में मतलब माँ के तरफ से जो खून आता है वो लोड ज्यादा होता है, और बच्चे का लिवर इतना लोड नहीं ले सकता, वो जो खून आता है वो टूटता है। जो नॉर्मल साइकिल होता है एक आरबीसी का टूटने का, वो जॉन्डिस या बिलिरुबिन बढ़ाता है। तो जो लोड आता है माँ के ब्लड से बच्चे में, बिफोर कॉर्ड को काटने से पहले, नॉर्मली तो सर्कुलेशन चलता है, पर वो फाइनल जो लोड आता है, वो बच्चे का लिवर कई बार उसको इतना लोड नहीं ले पाता। नहीं ले पाता। तब वो मतलब वो तोड़ता है, पर वो लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारे बेबीज में बिलिरुबिन होता है, वो इफेक्ट होता है टूटने का। अब जी, फिजियोलॉजिकल बिलिरुबिन हर बच्चे में होता है, तो इसके लिए हर एज और हर वेट के हिसाब से नॉर्मल लेवल्स होते हैं। हर बिलिरुबिन अगर आपके 3 दिन या 4 दिन के बच्चे में अगर 7 या 8 हो, आपको कुछ नहीं करना। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जो वो ब्लड के लेवल है बिलिरुबिन का, वो इम्पोर्टेंट है डिसाइड जी, करने का कि इसमें कोई ट्रीटमेंट हमको करनी है कि नहीं करनी है। इसमें ये होता है फिजियोलॉजिकल, जो एक्चुअली एक्सपेक्टेड है, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है और एक्सपेक्टेड है, और वो सेफ लिमिट में है। और पैथोलॉजिकल वो होता है जिसमें हमको वजह पता है कि ये जॉन्डिस नॉर्मल नहीं है। जैसे अच्छा, अगर माँ का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव हो, या जो मदर आर एच नेगेटिव हो। हुँ, जो मदर आर एच नेगेटिव ग्रुप की होती हैं और अगर उनके बच्चे पॉजिटिव ग्रुप के होते हैं, तो उसमें खून टूटता है और जॉन्डिस ज्यादा होता है। फॉर द सेम रीजन, जो मदर ओ पॉजिटिव होती हैं और अगर उनके बेबी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव होता है, तो ऐसे बच्चों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जॉन्डिस ज्यादा होगा। इसके जी, अलावा बहुत अदर कॉजेज हैं, जैसे थायराइड की पैदाइशी कमी हो, या कुछ एंजाइम्स की पैदाइशी कमी हो, जो जैसे G6PD, या कई बार एक बहुत रेयर कंडीशंस होते हैं जैसे ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। बट ये पहले नॉर्मल चीजों को आप सोच के फिर ही हम एबनॉर्मल रीजंस पे। पर ब्लड ग्रुप्स इसीलिए हम लोग बहुत पूछते हैं हर मदर से कि माँ का ब्लड ग्रुप क्या है, ताकि इससे हम
प्रिपेयर कर ले अटेंडेंट को कि अगर आप ओ पॉजिटिव हो या आप RH नेगेटिव हो तो चांसेस है कि आपके बच्चे को जॉन्डिस थोड़ा ज्यादा होगा। पर इस जॉन्डिस से डरने की जरूरत नहीं है, आजकल ट्रीटमेंट है, ठीक टाइम से दिखाएं, ठीक ट्रीटमेंट होती है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग जनरली नहीं होता। लाइफ थ्रेटनिंग तब होता है अगर वो बहुत लेट आते हैं हमारे पास और उसके कॉम्प्लिकेशंस अच्छा, हो। जी। मैम, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हमारे दर्शकों को एक बहुत ही अच्छी सीख आपने दी है कि बच्चों के स्वास्थ्य का ख़्याल रखना है, तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पर ध्यान देना, उनके खान-पान पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक आज यू, के मुझे शो में भी बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। थैंक यू।